आपके सामने रखूंगा। जो नगिर है, नगिर आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर है नाउ और किस तरह से इनकी पासिंग आउट परेड होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज 1 अगस्त है 2022। आज हम बात करेंगे गिलगित शहर में अलमनाक वाक़ये के बारे में। गिलगित अमन के खित्ते के तौर पर मशहूर था। यहाँ पे शिया, सुन्नी और इस्माइली भाइयों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे। एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करते थे, एक दूसरों के दुख दर्द में शामिल होते थे। और ये मैंने अपने बचपन में भी देखा यहाँ गिलगित में कि आपस में इन तमाम अकीदे रखने वाले लोगों में आपस में बाहिमी रिश्ता मोहब्बत का था। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ दरमियान में कि हम लोग मसलकी तौर पे, सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे और नस्ली तौर पे तासुबात का शिकार हुए। ये यादगार चौक में जो अलमनाक हादसा रूनुमा हुआ, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस हादसे में 2 कीमती जानें ज़ाय हुई, काफ़ी लोग इसमें ज़ख्मी हुए। और ख़ास तौर पे सवाल इस बात का उठता है कि ये हादसा मुहर्रम हराम के मुक़द्दस महीने के पहले दिन क्यों पेश आया। इसके लिए हमें गिलगित बल्तिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत जो 1880s में थी, जब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था इस इलाके में। इसकी लोकेशन थी उस वक़्त बड़ी इम्पोर्टेंट थी। एक तरफ से रूस था, एक तरफ से चीन और फिर दूसरी तरफ से इंडिया। तो ब्रिटिशर्स को रूस की तरफ से ख़दशा था कि वो वहाँ से और यहाँ से पामीर से हिंदुकुश से उतर के ब्रिटिश इंडिया पे, कश्मीर पे हमलावर हो सकते हैं। तो इसलिए इस इलाके के उनके लिए बड़े इम्पोर्टेंस थी। देयरफॉर उन्होंने इस इलाके में अपने पॉलिटिकल एजेंट्स तैनात किए हैं और 1935 में इसको लीज पे भी लिया इसकी अहमियत की वजह से। बट 1947 में यहाँ के मकामी लोगों ने अपने बलबूते पे आज़ादी हासिल की एंड वॉलंटरीली पाकिस्तान से उन्हें इल्हाक किया। आज़ादी के बाद जो इलाके की अहमियत में तो कमी नहीं आई बल्कि और बढ़ गई। जो पुराना सिल्क रूट था वो कराकोरम हाईवे में तब्दील हुआ और इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे कराकोरम हाईवे में अभी सी पैक प्रोजेक्ट दरमियान में आया। ये प्रोजेक्ट जो चीन को गवादर से मिलाता है, इससे न सिर्फ चीन को फ़ायदा है बल्कि इसको पाकिस्तान को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी इसमें फ़ायदा है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो इस इलाके में तामीर और तरक्की होगी। लेकिन 2 ऐसे यहाँ पे ममालिक हैं जिनको यहाँ से इनको इस डेवलपमेंट से खुशी नहीं। एक तो इंडिया है, दूसरा अमेरिका है। इंडिया को आपको पता है कि उनका एक नाम नहाद दावा क्लेम है इस एरिया के ऊपर कि ये इलाका हमारा है। और दूसरा ये है कि सी पैक जब यहाँ से गुजरता है तो इंडिया को अब इसमें ख़दशा है कि मैं अल्टीमेटली मुझे ये इंसर्कल कर रहे हैं। चाइना जिस तरह गवादर पहुँचेगा तो इनकी सर्कलमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी नहीं चाह रहा है किसी तरीके से ना हो। तो ये आपने हाल ही में देखा होगा इंडिया ने कश्मीर में आर्टिकल 370 यूज़ किया, फिर ख़त्म किया उसको, फिर 35A को ख़त्म किया, फिर एक नाम नहाद नक्शे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और इसके बाद फिर एक यूनियन टेरिटरीज़ बनाई, कश्मीर को अलग कर दिया और उन्होंने लद्दाख में गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया। ये नाम नहाद किस्म के उन्होंने इस तरह की डेवलपमेंट्स की जस्ट टू शो कि अपने आप दावा कि इन इलाकों पे क्या है। अभी इसके बाद जो है अमेरिका का क्या है। अमेरिका का क्योंकि वो इंडिया की लाइन लेता है तो वो कहता है एक तो ये डिस्प्यूटेड है इलाका है, दूसरा ये है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहता है। चाइना भी कहीं से भी डेवलपमेंट या कहीं से भी गुजरेगा, चाइना को ये रोकना चाहेगा। तो इनकी भी यही कोशिश है कि ये सी पैक जो है प्रोजेक्ट यहाँ से कामयाब ना हो। और गिलगित बल्तिस्तान हमें ये समझना चाहिए गेट वे है। गिलगित बल्तिस्तान से बेसिकली सी पैक स्टार्ट होता है। अब डिस्टेबलाइज करने के लिए
दुश्मन को जो भी है वो चाहते हैं कि किस तरीके से इलाके को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, उसके लिए वो फॉल्ट लाइन ढूंढते हैं। और हमारे इलाके में गिलगित बल्तिस्तान में फॉल्ट लाइन हमारे मसले की तकसीम है। इस फॉल्ट लाइन को, क्योंकि हमारे माजी में कुछ ऐसे हादसात हुए हैं जिसकी वजह से, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हमने 1988 के बाद ऐसे हमने हादसे देखे हैं जिसमें यहाँ बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। तो अभी भी यही होता है कि छोटा सा हादसा होता है तो उसके बाद उसमें फिर ये है कि वो सब्सिक्वेंटली पूरे शहर में चीज़ें फैल जाती हैं और फिर पूरे रीजन में इसका असर पड़ता है। तो इंडिया की कोशिश अभी क्या है कि अभी आप देखें कि जो पीछे जितने वाक़यात हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से हुए, इसमें रिपोर्टली इंडिया के इसमें हाथ था। और जो दियामर बाशा डैम का रिसेंटली जो वो पीछे हुआ था, या चाइनीज़ पे यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया था, तो इट वाज एस्टेब्लिश कि इसमें भी इंडिया का हाथ था और अफ़गानिस्तान के थ्रू ये सारी चीज़ें उन्होंने एग्जीक्यूट की थी। तो इंडिया तो इसमें बिल्कुल चाहेगा, इसमें इंस्टेबिलिटी इस रीजन में आया ताकि ये प्रोजेक्ट भी कामयाब ना हो, फिर यहाँ पर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये आपस में भी दस्तगरीबा हों। और इसके बाद आप देखें कि इंडिया ने एक और ये किया है कि CPEC को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है जिसमें $500 मिलियन से इस पर इन्वेस्ट की गई है, ताकि इसके ज़रिए CPEC जहाँ से गुज़रता है उसको वहाँ पे सेबोटाज और डैमेज किया जा सके। और जबकि अफ़गानिस्तान में उन्होंने एक मलेशिया भी रेस की थी, अबाउट 500 पर्सनस, उनको उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करवाना था और उसके बाद यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी थी। और फिर एक और उनका मकसद है जो हमारी फॉल्ट लाइन है इनको एक्सप्लॉइट कर सके। अगर आपको याद हो कि 2017 में उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ज़फ़र इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गिलगित में, और उन्होंने कुछ लोग अरेस्ट किए थे, उनके साथ वेपन्स और एमुनेशन भी था। और उनके बकौल जब उन्होंने दावा किया था कि ये लोग रॉ फंडेड थे और उनके मकासद था जो थे वाज टू डिस्टेबलाइज CPEC प्रोजेक्ट था और सेक्टेरियन अनरेस्ट भी क्रिएट करना था। सो उससे भी ये एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है। बहरहाल दरमियान में हालात जो थे बड़े गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पुरसुकून थे। एक आधा वाक़या नलतर का हुआ था, लेकिन उसमें उलमा ने बड़ा मुस्बित रोल अदा किया और वो मसला एड्रेस हो गया था। गिलगित बल्तिस्तान में पीस की वजह से टूरिज़म काफ़ी तरक्की कर गई थी, और वो भी दिन अकॉर्डिंग टू पिछले जो गवर्नमेंट थी उसके दौरान उन्होंने क्लेम किया था कि 15 से 20 लाख के करीब हर साल टूरिस्ट जो है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल के लोग जो थे गिलगित का उन्होंने रुख किया, सिकरदू की तरफ वो गए। वो इट वाज ओनली पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी थी, फिर यहाँ पे लोगों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, लोग अब अच्छा कारोबार कर रहे थे। लेकिन हाल ही में जो वाक़या हुआ है इससे एक इलाके में यकीनन एक डेंट ज़रूर पड़ा है। लेकिन अच्छी बात एक ये है कि इस अलमनाक हादसे के फ़ौरन बाद आगा राहत की जानिब से, काजी निसार की जानिब से और अलवाइस फ़िदा अली एसार की जानिब से बहुत मुस्बित किस्म के पैगामात आए हैं जिन्होंने दुश्मन के मकासद को फर्दर आगे फैलने से उनको रोक दिया है। और इसके साथ साथ मैं बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूँगा जो नौजवानों का इसमें रोल अहम रहा है। ख़ास तौर पर इस हादसे के फ़ौरन बाद नगर के जानिब से वहाँ के नौजवानों की तरफ से एक मैसेज आया और उन्होंने कहा कि जितने लोग यहाँ पे इस इलाके में जो दूसरे इलाकों के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन उनका हमारी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने नंबर दिए हैं। और इसी तरह दियामर से वहाँ की यूथ की तरफ से भी सिमिलर किस्म का मैसेज आया। और इसके बाद ग्रैंड जरगा है दियामर कोहिस्तान का, उनके तरफ से बड़ा मुस्बित किस्म का जो मैसेज आया। तो ये चीज़ें एक इंडिकेट करती हैं कि हमारा जो नौजवान है और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी सोचने लगे हैं कि हमारी बका और इसी में है कि हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और दूसरे को हम प्रोटेक्ट करें, तब जाके हम इलाके को तरक्की दे सकते हैं। वरना हम इसी अगर चक्रों में पड़े रहेंगे तो इलाके में तरक्की नहीं हो सकती है। तो ये है कि हमें एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय और शक नहीं है।
اس میں علاقے کے عمائدین ہیں، سول سوسائٹی ہے اور نوجوان ہیں اور علماء کرام خاص طور پہ، انہوں نے اپنا رول ادا کرنا جس طریقے سے انہوں نے بھی کیا ہے، اس کو ان کو مینٹین کرنا چاہیے۔ اور گلگت میں امن ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب نے مل کے اس کو انشور کرنا ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اب لوگوں میں اس بات کا احساس ہونے لگا ہے اور وہ ان کی کوشش ہے کہ گلگت میں امن ہو۔ اور سوشل میڈیا والوں سے میری درخواست ہے کہ بلا تحقیق کوئی ایسی خبر یا پوسٹ سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں، اور اس طریقے سے افواہیں پھیلتی ہیں جس سے نقصان کے چانسز زیادہ ہیں۔ سو دیئر فور ہمیں ایسے کوئی خبر نہیں دینی چاہیے، سنی سنائی خبر بالکل نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے جرمن پروپیگنڈا منسٹر تھے جوزف گوبلز، ان کا کہنا تھا اگر ایک جھوٹی خبر آپ بار بار دہراتے جائیں گے تو ایک وقت الٹیمیٹلی ایسا آئے گا لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے، تو اس لیے ہمیں اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں قرآن میں جس طرح اللہ کی طرف سے فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے اور متفرق نہیں ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد کریں، آمین۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔